आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की कार्रवाई से ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि बस चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। नाराज मटन और मीट के कारोबारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लगभग सभी छोटे और बड़े चिकन और मटन की दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। मामला बनाया ऐसा जा रहा है जैसे कि सरकार की इस कार्रवाई से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यहां यह खड़ा होता है कि गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे धंधे को लेकर क्या हड़ताल की जा सकती है? क्या इसे मौलिक अधिकार के हनन के मामले पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ये तमाम जो दुकानें चल रही थीं बिना लाइसेंस के चल रही थीं, लाइसेंस लेने में क्या आपत्ति थी? और अगर सरकार कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी हरकत पर करना चाहती है तो क्या इसे आप गलत कह सकते हैं? लखनऊ में मीट की दुकानों पर ताले। कानपुर में चिकन मटन की दुकानों के शटर डाउन। मुरादाबाद, गाजियाबाद में सड़क पर उतरे दुकानदार। मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, जगह भले ही अलग अलग हो लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही हैं। यूपी में अवैध कत्ल खानों पर योगी सरकार ने कार्रवाई क्या शुरू की। शहर शहर हड़कंप मच गया। दुकानों के शटर गिरने लगे। अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए तो चिकन मटन बेचने वाले छोटे बड़े व्यापारी भी उनके साथ सड़क पर उतर आए। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से ये उम्मीद लगाई थी कि आने वाले वक्त में हमारे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और तरक्की होगी। ये उम्मीद नहीं थी कि जो है हमारे कारोबार को बंद करके हमको बेरोजगार किया जाएगा। बिल्कुल स्लॉटर हाउस में ताला डाल दिया, हम लोग बेरोजगार हो गए। बताइए कैसे जो है बच्चों को पाले। 3 लाख लोग कानपुर के जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से 1 हफ्ते से पीड़ित हैं। उनके घर में भुखमरी हो रही है। अब समझ लिया हम लोग के सब परिवार है, हम लोग सब 5 दिन से बंद करे हुए हैं। हम लोग का परिवार क्या खाएगा? पिछले 1 हफ्ते में सीएम योगी के आदेश पर यूपी के अलग अलग शहरों में दर्जनों अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया। योगी सरकार के इस फैसले से मीट कारोबार से जुड़े हजारों लोगों की अवैध कमाई पर असर पड़ा, जिससे नाराज यूपी के मीट कारोबारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। दुकानें कब तक बंद रखेंगे? दुकानदार जब तक अनिश्चितकालीन नहीं बंद हो गई। अब तो जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम लोग खोलेंगे कहाँ से? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि भाई इसके बाद कुछ सोचा जाए, जल्दी कुछ निकाले भाई स्लेटर हाउस को जरा परमिशन दिया जाए। हालांकि यूपी सरकार ने साफ कहा है ये फैसला सिर्फ उन स्लॉटर हाउस के लिए है जहां अवैध रूप से जानवरों की कटाई हो रही थी। जो मीट कारोबारी लाइसेंस के साथ अपना धंधा कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। अवैध कत्ल खानों पर कार्रवाई के पीछे यूपी सरकार की अपनी दलील है, मगर उन स्लॉटर हाउस पर ताले लगने से हजारों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में करीब 50,000 मजदूर इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सवाल लोगों के रोजगार से जुड़ा जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा रहा है तो फिर उसका विरोध करना कहां तक जायज है? टीम न्यूज़ नेशन। सवाल दरअसल ये बनाया जा रहा है कि क्या इस पूरी सरकारी कार्रवाई को सिर्फ एक चश्मे से पहनकर देखा जाए कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई कार्रवाई है। अगर आप इसे देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि गैर कानूनी तरीके से चलाए गए तमाम बूचड़खानों पर सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है और इस दहशत में आकर कई लोग अपनी दुकान खुद ही बंद कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि लोग दुकान क्यों बंद कर रहे हैं। उसके साथ साथ गैर कानूनी तरीके से चलाए गए तमाम दुकान या बूचड़खाने गैर कानूनी हैं, तो क्या उन पर लगाम लगाना सरकार गलत कर रही है?
और इसे रोजगार से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अंततः जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जाहिर सी बात है उन्हें गैर कानूनी तरीके से रोजगार मिल रहा है, जो अपने आप में गलत है। तो क्या गलत को सही ठहराना सही होगा? ये कई सवालों को अपने सामने साथ रख रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे इस पूरे मसले पर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है, और राजनीति इस दम पर हो रही है कि लोगों का रोजी रोटी छीना जा रहा है। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि बिहार में नशाबंदी है, तो क्या यह माना जाए कि जो लोग शराब की दुकानों में काम करते थे उनकी रोजी रोटी छिन गई है? इसलिए बिहार में सरकार को अपने फैसले को बदल देना चाहिए और वहां पर शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। अगर बिहार में इसके खिलाफ विरोध नहीं हो रहा तो अवैध बूचड़खानों के खिलाफ विरोध करने की बात उत्तर प्रदेश में कहां तक जायज हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, अवैध बूचड़खाने तो बंद होंगे ही। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों के दौरान जो मुद्दा उठाया, गद्दी संभालते ही उस पर अमल भी किया। सीएम पद की शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर आदित्यनाथ ने अवैध कत्लखानों को बंद करने का फैसला सुना दिया। मगर सरकार का ये फैसला उन लोगों को नागवार गुजर रहा है जो इस अवैध कारोबार के जरिए लाखों करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि राजनीतिक पार्टियां भी संसद और संसद के बाहर इस मामले को तूल देकर सियासत कर रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये अखिलेश सरकार की नादानी थी कि उन्होंने जिनका परमिशन उन्होंने कैंसिल किया था उनको क्यों रिन्यू नहीं किया उन्होंने, और आज ही मौका दे दिया इनको। और दूसरी बात यह है कि आज ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जवाब दिया गया कि हिंदुस्तान से 26,000 करोड़ का बफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें से आधे एक्सपोर्ट यूनिट्स तो यूपी में है। तो फिर ये सरकार क्या चाहती है कि एक्सपोर्ट बंद हो जाए? हम एक समाज में रहते हैं, हिंदू भाई गौ माता कहते हैं। पूरी दुनिया में गाय का वध खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और जिन मुल्कों से मोदी जी की बहुत दोस्ती है, मसलन अमेरिका है, तो अमेरिका से भी बात करें। और चलिए न जाए, हिंदुस्तान में जिन राज्यों में गाय को कानून से काटा जाता है, केरला है, बंगाल है और दूसरे कई, त्रिपुरा है, गोवा है, इन राज्यों में गाय कटेगी, बाकी राज्यों में नहीं कटेगी। ये कैसा कानून है? कई विपक्षी दलों के अपने सुर, अपने राग हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी की योगी सरकार अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगाने के बहाने एक खास वर्ग पर निशाना साध रही है। इससे करोड़ों लोगों का रोजगार प्रभावित है और बहुत से ऐसे परिवार जहां पर नॉनवेज शादी में देते हैं, शादियां टली जा रही हैं। तो सरकार का अपना निर्णय है, उसमें कोई हस्तक्षेप की बात नहीं है। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए, अगर व्यापक रूप से जनजीवन प्रभावित हो रहा है तो उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। चुनाव में कहा था कि हम बस सरकार बनी और शाम को सारे स्लॉटर हाउस बंद करें। चलो अब लीगल इलीगल है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो लीगल के नाम पर पुलिस की कमाई बढ़ जाए और जो छोटे छोटे जो मीट बेचने वाले व्यापारी हैं उनका उत्पीड़न बढ़ जाए। आखिर ये भी देखना चाहिए, ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार एक जाति वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। विपक्ष हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि सरकार किसी भी दबाव में फैसले से नहीं पलटेगी। जो अवैध है उन्हें बंद करने की बात है, बाकी तो लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ है। तो जो स्ट्राइक किया है तो गलत किया है, लेकिन अगर वो कर ही रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। बीजेपी को यूपी की सत्ता संभाले अभी एक हफ्ता ही हुआ है, मगर विरोधी योगी सरकार पर हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में सरकारी कार्रवाई के तहत कत्लखानों पर लग रहे तालों ने उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। भले ही बूचड़खाने के इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उछालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कानून क्या कहता है, आइए जरा पहले आपको ये दिखा दें। उत्तर प्रदेश के कानून के हिसाब से बूचड़खाना चलाने के लिए आपको लाइसेंस जरूर चाहिए। इसके साथ साथ लाइसेंस के लिए आपको क्या करना है, लाइसेंस नगर निगम के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके लिए आवेदन वहां करना पड़ता है। बूचड़खाने का लाइसेंस 1 साल के लिए वैध होता है और हर साल आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, जो कि आवश्यक है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इसकी इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि बूचड़खाना चलाने के लिए आपको पोल्यूशन से, और ये जो कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आधार पर ही किया जा रहा है, क्योंकि बूचड़खाने की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, खास करके वो जो कि अवैध है। तो क्या कानून का पालन करवाना सरकार के लिए गलत है?
अब आइए इसके साथ साथ आपको ये दिखाएं कि गोरखपुर की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे अपने अंदाज में गोमती रिवर फ्रंट पहुंचे। और यहां पहुंचते ही न सिर्फ उन्होंने मौके का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों से खर्च और ब्यौरा भी जानने की कोशिश की। यह भी समझने की कोशिश की कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में लापरवाही क्यों हो रही है और अगर लापरवाही हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर होगी। लखनऊ में सीएम ने लगाई अधिकारियों को फटकार। गोमती रिवर फ्रंट का किया औचक निरीक्षण। योगी के सवालों पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी। लखनऊ में उस वक्त पूरा सरकारी अमला सख्ते में आ गया जब सीएम योगी गोमती रिवर फ्रंट के निरीक्षण के लिए जा धमके। इस दरमियान उनके साथ उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। योगी काफी देर तक गोमती के किनारे अधिकारियों की क्लास लेते रहे। योगी के तल्ख सवालों का अधिकारियों के पास ना तो कोई ठोस जवाब था और ना ही कोई दलील, जिस पर सीएम और भी भड़क गए। करोड़ों की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में देरी भी सीएम की नाराजगी की एक वजह बना। योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। उस समय जो काम नहीं पूरा है, जो फिजूल खर्ची इस पे है, उस पे वो असंतुष्ट थे। एस्टीमेट की जांच फिर से की जाए, जो फिजूल खर्च है उनको हटाया जाए। गोमती रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना थी जो लंदन के टीम्स नदी की तर्ज पर तैयार की जा रही है। अखिलेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली ग्रीन थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती लागत 900 करोड़ रुपए तय की गई थी। लेकिन अखिलेश सरकार के कार्यकाल में लागत राशि को 1513 करोड़ किया गया। लागत राशि में से 1427 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और काम अधूरा है। निर्देश ये है कि इस कार्य को हम जो भी नई परियोजना जितना रिवाइज एस्टीमेट है उस हिसाब से 1 साल के अंदर पूर्ण करें। अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन सीएम योगी ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 साल की डेडलाइन तय कर दी है। साथ ही ये हिदायत भी दे दी है कि प्रोजेक्ट में देरी हुई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, लखनऊ। राम मंदिर को लेकर उहापोह की स्थिति है। कोई नहीं जानता कि राम मंदिर कब बन सकता है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपनी मुहिम पर हर दिन कोई न कोई नए पैमाने पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर स्वामी की माने, सुब्रमण्यम स्वामी की माने, तो 2018 यानी कि अगले साल तक अगर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो सबसे पहले तो सरकार को कानून बनाकर मंदिर का रास्ता साफ कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी और एक तरह से दबी जबान में, सांकेतिक भाषा में अल्पसंख्यकों को चेता भी रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। और उन्होंने उस समय कहा उस समय एक नारा लिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की, यानी एक ही राजा उन्होंने कहा था। अकबर को उन्होंने कभी भी राजा नहीं माना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली है तब से राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मामले में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हर कोई अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात पर अडिग है। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इन सभी से एक कदम आगे हैं। स्वामी ने साफ साफ कहा है कि अगर बातचीत से मुद्दा नहीं सुलझा तो सरकार कानून बनाकर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करेगी। नहीं, हमें इंतजार नहीं, हमें तो कोर्ट से फैसला हो जाता अच्छा है, परंतु हम 2018 में हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी राज्यसभा में, फिर हम कानून भी ला सकते हैं, जैसे राजीव गांधी ने शाहबनू के लिए लाए। स्वामी ने राम मंदिर के निर्माण की मानो मुहिम ही छेड़ रखी है। बीजेपी नेताओं ने भी स्वामी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। अदालत ने ये बात मान ली है, कहते समय कहा है कि आस्था का सवाल है। ये तो जजों ने कहा ही है बातचीत में कि आस्था का सवाल, तो आस्था केवल मंदिर का सवाल नहीं है, राम जन्मभूमि का है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर सियासत का आरोप लगा रहा है। जाइए बनवाइए ना, बनाकर बनाना है तो किससे मांग रहे हैं? जाकर नंदन मंदिर से बात करिए, न्यायपालिका से बात करिए, पहले जजमेंट होगा वहाँ। 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं।
और स्वामी 2018 में मंदिर की डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं। कहा जा सकता है 2019 के सियासी क्लाइमैक्स की स्क्रिप्ट तैयार होने लगी है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। अगर एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना हुई तो दूसरी तरफ बुचड़खानों पर जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उन पर भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी जी हम चाहेंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने के लिए अगर आप सड़कों को 2 महीने में एकदम चाक चौबंद करना चाहते हैं तो यह भी तय कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में नकल ना हो। उत्तर प्रदेश की छवि वाकई में बहुत खराब है। इस वजह से 3 तस्वीरें योगी जी के लिए हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मैनपुरी की है, जहां नकल की इन तस्वीरों को देखकर आप यकीन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में पढ़ाई ना के बराबर है, कितने निचले स्तर पर है, ये देख लीजिए। उसके बाद जौनपुर की तस्वीर देखिए, पूर्वांचल में जौनपुर, जहां पर शिक्षकों की मौजूदगी में बच्चे खुलेआम नकल कर रहे हैं, नकल कराया जा रहा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और फिर जालौन की बात भी कर लेते हैं। जालौन में ही बच्चों को सामूहिक तौर पर नकल कराया जा रहा है ताकि वो पास हो सके। योगी जी अगर नकल विरोधी कानून लाकर नकल पर लगाम कस दीजिए तो शायद पढ़ाई का स्तर उत्तर प्रदेश में देश भर के कई कॉलेजों से बड़ा बेहतर हो जाएगा। और आइए अब जरा एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान और उनकी कथनी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो है सांसद आर.के. सिंह। आर.के. सिंह पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं अपनी बातों को लेकर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर उनके सामने किसी ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए तो उन्हें वहीं पटक कर मारेंगे। एक सांसद के तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर पाना शायद संसदीय न माना जाए, लेकिन भावना अपने आप में होती है भाई, क्या कर सकते हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से वहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया। बीजेपी सांसद आर.के. सिंह योगी आदित्यनाथ की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन तारीफ करते करते न जाने उनकी बात कहां पहुंच गई। सांसद महोदय योगी से शुरू हुए थे, राष्ट्रवाद तक जा पहुंचे। राष्ट्रवाद तक तो ठीक था, लेकिन राष्ट्र विरोधियों पर सांसद महोदय का खून इतना खौल उठा कि राष्ट्र विरोधियों को उठाकर पटक देने की बात कह गए। कुछ लोग को ये अच्छा लगता है अगर कोई कहता है जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कुछ लोग उसको डिफेंड करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनको कि अभी तकलीफ हो रही है। हम लोग भाई नेशनलिस्ट, हम लोग राष्ट्रवादी, हम लोग उन लोगों को कंडेम करते हैं जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो कि कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम लोग का खून ऐसा है कि हमारे सामने अगर बोलेगा तो मारे। जाहिर है बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी होने का दंभ भरती है, लिहाजा उसके सांसद भी पूरे जोश में रहते हैं। हो सकता है कि सांसद महोदय की जुबान जोश जोश में होश खो बैठी हो, लेकिन इस देश का कानून किसी को पटक कर मारने की इजाजत नहीं देता। खैर इसी बहाने अब विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। कानून व्यवस्था का शासन इस देश में है, और जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, हर हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है। इस तरह के बयानों से वो भारतीय जनता पार्टी का और खुद का जो बौद्धिक जो दिवालियापन है उसका परिचय वो दे रहे हैं। विवादित बयान देने में सांसद महोदय पीछे नहीं रहते। अब एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हर कोई सांसद महोदय की इस दिलेरी की चर्चा कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। हम कुछ ही क्षणों में अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे खास पेशकश 150 घंटे और 50 फैसले योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर एस्केलेटर, जिसका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से आजकल करते हैं तमाम शॉपिंग मॉल्स में और कहीं पर भी, चाहे आप एयरपोर्ट पर हों, उल्टी दिशा में चलने लगे तो क्या होगा। वाकई में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगेंगे और एक खौफनाक मंजर आपके सामने होगा। देखिए क्या हुआ हांगकांग में। सोचिए अगर लोगों को ऊपर की ओर ले जाने वाला एस्केलेटर अचानक से नीचे की ओर आने लगे तो क्या होगा। ये सोचते ही आप खौफ खा जाएंगे। लेकिन हांगकांग के लैंगम प्लेस स्थित एक मॉल में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जब एक खचाखच भरा एस्केलेटर ऊपर जाने की बजाय बीच रास्ते में ही नीचे की ओर आने लगा। तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोगों से भरा ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अचानक ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगता है। एस्केलेटर पर खड़े लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और फिर हादसे की यह खौफनाक तस्वीर सामने आ गई। लोग जब तक संभल पाते तब तक कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। देखिए एस्केलेटर के रिवर्स गियर में चलते ही एक के ऊपर कई लोग गिरते चले जा रहे हैं।
मॉल में मौजूद लोग एस्केलेटर की ओर दौड़ने लगते हैं ताकि गिर रहे लोगों को संभाला जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 18 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। वही बात अगर एस्केलेटर की करें तो ये इतना लंबा था कि अकेले 4 मंजिल को पार कर लेता था। इसके लंबाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साथ इस एस्केलेटर पर कितने लोग सवार हो सकते हैं। हादसे की इन तस्वीरों से ये बात साफ हो गई है कि एस्केलेटर को इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूर बरतें, जिससे कि आप हादसे के दौरान खुद को महफूज रख सकें। टीम न्यूज़ नेशन। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन जब घटती है तभी समझ में आता है कि क्या हाल होता है।